एक टाइम पर स्नैपडील के पास 5 लाख से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट सेलर्स थे और लगभग 3700 से भी ज्यादा सिटीज में ये डिलीवरीज करते थे। एक समय था जब स्नैपडील इंडिया की मोस्ट ट्रेंडिंग वेबसाइट हुआ करती थी और इंडिया का यह पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी था। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्नैपडील की ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से ई मार्केट में इनकी पकड़ ढीली होती चली गई, और फ्लिपकार्ट अमेज़न के पास ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जिसके चलते उन्होंने स्नैपडील को आसानी से ई मार्केट से बाहर कर दिया। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में स्नैपडील की शुरुआत 2010 में हुई थी, जिसके फाउंडर्स थे रोहित बंसल और कुणाल बाल, जो कि हाई स्कूल के टाइम से दोस्त थे और आगे चलकर इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की। कुणाल ने अपनी सिस्टम इंजीनियर की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ली, फिर इन्होंने द वार्टन स्कूल से मार्केटिंग एंड ऑपरेशन स्ट्रैटेजी की पढ़ाई भी की। कुणाल बाल ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पिरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड से एज अ डायरेक्टर के तौर पर की थी और फिर इन्होंने रोहित बंसल के साथ मिलकर 2010 में स्नैपडील की और 2011 में टाइटन कैपिटल की शुरुआत की। रोहित बंसल ने भी अपनी बीटेक की डिग्री IIT दिल्ली से ली थी और फिर साथ ही में एमटेक भी किया था, और रोहित बंसल ने अपने करियर की शुरुआत सीधे स्नैपडील से ही की थी। उनकी टीम मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट में काफी अच्छी स्किल्स की वजह से उन्हें काफी अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन भी मिला। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस समय स्नैपडील ने लीडिंग ब्रांड फ्लिपकार्ट के मर्जर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और सबको एक शॉक सा दे दिया था। सिर्फ 24 साल की उम्र में इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी और बस 6 साल में ही स्नैपडील सेकंड बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन गई थी, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $6.5 बिलियन की हो गई थी। और स्नैपडील इतना ग्रो इसीलिए भी कर पा रही थी क्योंकि उस टाइम में स्नैपडील की डील्स और ऑफर जैसे लोएस्ट प्राइसेस, फेयरली गुड क्वालिटी एंड फास्ट होम डिलीवरी इंडियन माइंडसेट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। लोगों के साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए भी स्नैपडील उस वक्त की एक मोस्ट वांटेड कंपनी बन चुकी थी। फिर स्नैपडील ने भी अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के दम पर बड़े बड़े कदम रखना शुरू कर दिया। इन बड़े इन्वेस्टर्स की लिस्ट में रतन टाटा, ईबे, सॉफ्टबैंक और नेक्सस वेंचर जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। स्नैपडील ने आगे 11 कंपनीज भी अक्वायर की, जिसमें ज्यादा नोटिसेबल फ्रीचार्ज और यूनिकॉमर्स बनी। ये थी स्नैपडील की अब तक की सारी अचीवमेंट्स। अब जानते हैं उनकी उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से स्नैपडील का डाउनफॉल शुरू हो गया। इसकी शुरुआत हुई सितंबर 2017 में, जब स्नैपडील ने अपने कॉम्पिटिटर्स फ्लिपकार्ट और अमेज़न को टक्कर देने के लिए रीब्रांडिंग की और इसकी मार्केटिंग में उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वैल्यू लगभग 200 करोड़ तक की थी। 2014 से लेकर 2016 तक स्नैपडील ने $1.4 बिलियन कमाए थे और इन्वेस्टमेंट के बाद जिसमें से सिर्फ $500 मिलियन ही बचे थे, वो भी 2017 तक आते आते एडवर्टीजमेंट्स, हैवी डिस्काउंट्स, डेली एक्सपेंसेस, अक्वायर्ड कंपनीज की पेमेंट्स करने में खत्म हो गए थे। इस समय स्नैपडील का फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बढ़ चुका था कि बोर्ड मेंबर्स सॉफ्टबैंक, कलारी और नेक्सस के बीच में अब झगड़े शुरू होने लग गए थे। यहाँ आप ये जान लें कि 33% के साथ सॉफ्टबैंक के पास स्नैपडील में सबसे बड़ा शेयर था, जबकि नेक्सस के पास रफली 10% एंड कलारी के पास लगभग 8% था। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग स्नैपडील फाउंडर्स कुणाल बाल और रोहित बंसल दोनों के मिलाकर भी वो 6.5% से भी कम शेयर्स होल्ड करते थे। उनकी सबसे पहली गलती ये ही बनी कि उन्होंने मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। अब दूसरी गलती इनकी ये थी कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट क्लाउड टेल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो सेलर से बल्क में प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लेते हैं, फिर एक बड़े से वेयरहाउस में उन्हें स्टोर कर लेते थे और जैसे ही उन्हें ऑर्डर आने लगते थे वो प्रोडक्ट को स्कैन करके और उनकी क्वालिटी चेक करके डिलीवरी प्रोसेस शुरू कर देते थे। अब इसमें बायर्स के लिए फायदा होता है कि उसे टाइमली डिलीवरी तो मिलती ही है और कभी भी आउट ऑफ स्टॉक जैसी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती। वहीं स्नैपडील पूरी तरह से सेलर्स पर डिपेंडेंट था। यहाँ प्रोडक्ट सेलर से सीधा बायर को मिल रहा था तो क्वालिटी चेक करने वाला भी कोई नहीं था, यानी अगर प्रोडक्ट डुप्लीकेट भी हो तो बायर स्नैपडील को ही बदनाम करते हैं। उन दिनों स्नैपडील के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये भी हुआ था कि #बॉयकॉट स्नैपचैट का ट्रेंड शुरू हुआ था, लेकिन कई लोगों ने इसे गलत समझ लिया और इसे #बॉयकॉट स्नैपडील की तरह समझ लिया एंड इसी की वजह से इन्हें कई लॉसेस भी झेलने पड़े थे। इसी तरह से एक तरफ स्नैपडील का डाउनफॉल शुरू हो रहा था और दूसरी तरफ अमेज़न और फ्लिपकार्ट अपनी बेटर सर्विसेज, बेटर क्वालिटी, बेटर डिस्काउंट ऑफर्स के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। ऊपर से अमेज़न की एक्सक्लूसिव मोबाइल डील्स, फ्री डिलीवरी, प्राइम मेंबरशिप जैसी माइंड ब्लास्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के सामने टिक पाना वैसे भी बाकियों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। ऐसे में स्नैपडील को फिर से मार्केट में खड़ा रहने में कितनी हिम्मत और ताकत की जरूरत थी, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न को टक्कर देने के लिए स्नैपडील ने कुछ नहीं किया। बेशक काफी चेंजेस लाने चाहिए, जैसे फास्ट डिलीवरी के लिए इन्होंने सेलर्स पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो सब भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के पास चले गए। स्नैपडील ने कई मोबाइल ब्रांड्स के साथ भी टाई अप करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कोशिश नाकामयाब हो गई। मोबाइल रेवोल्यूशन में OnePlus, Galaxy M सीरीज,
जैसी कंपनीज एक्सक्लूसिवली अमेजोन के पास चली गई थी और फ्लिपकार्ट के पास शाओमी, रियलमी और पोको जैसी कंपनीज पहुंच गई थी। ऐसे में स्नैपडील अपने आप को स्टैंड आउट नहीं करा पाया। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने एक कंपनी फ्री चार्ज को बेचने का फैसला किया। अब इसमें भी ये हुआ कि उन्होंने फ्री चार्ज को $400 मिलियन में खरीदा था और उन्हें इसे सिर्फ 400 करोड़ में बेचना पड़ा। इसमें भी स्नैपडील को काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ा। अब स्नैपडील के पास सिर्फ डू और डाई सिचुएशन ही रह गई थी। फिर 2018 की शुरुआत में स्नैपडील ने ट्रांसफॉर्मेशन लेना शुरू किया। यहाँ से स्नैपडील 2.0 का दौर शुरू हुआ। इसमें स्नैपडील का सबसे स्मार्ट मूव ये था कि इन्होंने अर्बन क्राउड को छोड़कर टियर 2 एंड टियर 3 एंड विलेजेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। जहां फ्लिपकार्ट और अमेजोन बड़े बड़े शहरों में अपनी पकड़ को और भी मजबूत करने में जुटे हुए थे, स्नैपडील ने इन छोटे मार्केट्स को केटर करना शुरू किया। ऐसे में छोटे शहरों के छोटे सेलर्स को भी अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका मिला और वो कैटेगरी ज्यादा से ज्यादा स्नैपडील से जुड़ने लगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जहां बड़े ऑफर्स, कैशबैक्स एंड डिस्काउंट्स, बड़ी सेल से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, वहीं स्नैपडील ने लो बजट मार्केट को टारगेट भी किया और अपनी पकड़ भी बनाई। उनकी इसी स्ट्रैटेजी की वजह से स्नैपडील के सेलर्स और बायर्स दोनों ही काफी खुश हो गए और स्नैपडील धीरे धीरे फिर से मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाने लगी। फिर उन्होंने अपने अननेसेसरी एक्विजिशन को भी कम करना शुरू किया, जो कि बहुत जाहिर सी बात है कि जब कोई कंपनी लॉसेस में काम करती है तब सबसे पहले उसे अपने कोर पे फोकस करना चाहिए। तभी उन्होंने फ्री चार्ज को खुद से अलग किया और जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेसेस थे उन्हें भी निकालना शुरू कर दिया। और एक स्नैपडील का बेहतरीन मूव था शॉर्ट वीडियोस। इमोशनल और टचिंग शॉर्ट वीडियोस के चलते टियर 2, टियर 3 मार्केट एंड विलेजेस काफी अट्रैक्ट होने लगे। प्लस अगर ये उनकी रीजनल लैंग्वेज में सुनने या देखने को मिले तो उनके क्या ही कहने। उन्होंने ऐसी कई वीडियोस बनाई और लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। इसी के बारे में आगे बात करते हुए कुणाल बाल एक इंटरव्यू में बताते हैं कि दिस डाउनफॉल वाज अ लर्निंग फॉर अस और इससे अब वापस ऊपर आना ही हमारा अल्टीमेट फोकस है। आगे वो बताते हैं कि जहां अब इंटरनेट के 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उसमें से 70% डेली यूजर्स हैं, 2023 की शुरुआत तक तो स्मार्टफोन्स की वजह से और जियो इंटरनेट की वजह से ये नंबर 820 मिलियन तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में हर तरह के क्राउड को केटर करना और भी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ आज तक ऑनलाइन पे सिर्फ ब्रांड्स ही बेचे जा रहे थे, लेकिन अब जब हर तरह का क्राउड ऑनलाइन है तो छोटे सेलर्स के लिए भी मार्केट स्नैपडील बनाएगा। टेक्नोपार्क के अकॉर्डिंग इंडियन रिटेल मार्केट $785 बिलियन का है, जिसमें से $220 बिलियन नॉन फूड मार्केट है और नॉन ब्रांड की जगह इसमें $163 मिलियन की है, जिसे स्नैपडील अब टारगेट कर रहा है। कई एक्सपर्ट्स जैसे देवांशु दत्ता, जो कि रिटेल कंसल्टेंसी फर्म थर्ड आईसाइट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और पीएन सुदर्शन, जो कि डिलॉयट टूश टोमात्सु इंडिया के एक पार्टनर हैं, उनका मानना है कि स्नैपडील का ये मूव काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ई कॉमर्स मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है, यूनिकनेस मेंटेन करनी पड़ती है। यू कांट बी एवरीथिंग टू एवरीवन। अपने खुद के बिजनेस और विजन के बारे में क्लैरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। फिर भी इस रास्ते में काफी चैलेंजेस हैं जिसे स्नैपडील को स्मार्टली टैकल करने की जरूरत है, जैसे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के क्रिटिकल मैटर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की यूनिफॉर्मिटी, कस्टमर फुलफिलमेंट और रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस इश्यूज, जिसे सबसे पहले रिजॉल्व करने की जरूरत है ताकि जो पोटेंशियल इमेज स्नैपडील मार्केट में क्रिएट करना चाहता है वो बन सके। इसके लिए स्नैपडील के पास वैसे काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिसे इन्होंने इम्प्लीमेंट करना अब शुरू कर दिया है। कुणाल बाल बताते हैं कि 85% लोग शॉपिंग सिर्फ ब्राउजिंग के थ्रू करते हैं, यानी उन्हें वो चीज की जरूरत भी ना हो लेकिन उनके स्क्रीन टाइम के दौरान एड्स पॉपअप होती रहती हैं एंड किसी तरह वो लोग इस जाल में फंस जाते हैं। सिर्फ 15% लोग ही प्रॉपरली जरूरत की चीज को सर्च करके खरीदते हैं। तो कुणाल बाल का कहना है कि उन 85% लोगों को ही उन्हें टारगेट करना है, इसलिए उन्हें टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी किया है। तभी तो पिछले साल सिर्फ 650 to 700 एम्प्लॉयज की मदद से वो 30 मिलियन कस्टमर्स यानी 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को सर्विस दे पाए और इसी से उन्होंने $100 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। पिछले 6 महीनों में स्नैपडील को अक्वायर करने के लिए ऑलमोस्ट 15 कंपनीज ने ट्राई किया है, लेकिन इस बार स्नैपडील 2.0 काफी बेहतर और क्लियर स्ट्रैटेजीज के साथ आया है। उन्हें पिछली बार की तरह हार्ड एंड फास्ट डिसीजंस लेकर फास्ट सक्सेस अब नहीं चाहिए। काफी सोच समझकर फ्लेक्सिबल एंड नीड बेस्ड अप्रोच के साथ वो कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कंक्लूजन में हमें यही पता चलता है कि कुणाल बाल और रोहित बंसल जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। फ्यूचर उन्हीं कंपनीज का है जिनका फोकस स्ट्रॉन्ग है, विजन क्लियर है और टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ है। ये तीनों बातों पे अब स्नैपडील ने अपना फोकस अब बनाए रखा है और फ्यूचर में इन्हें सक्सेस मिलने के चांसेस काफी हाई नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्नैपडील के पास ई मार्केट में अपनी जगह फिर से बनाने के लिए अब डू और डाई वाली सिचुएशन बनी हुई है।
So this was the story of Snapdeal guys. I hope you like it. If you like the videos, do subscribe to our channel and hit the bell icon to never ever miss any update from us. And आप फ्यूचर में कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. Take care and I will see you in the next video.